हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम बायोलॉजी का थ्योरी क्लास 2 पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। जिसमें से पहला पॉइंट है 1839। 1839 में पुरकिंजे ने कोशिका में पाए जाने वाले अर्धतरल अर्धतरल दानेदार पदार्थ को जीव द्रव्य नाम दिया। तो जो पुरकिंजे ने जो कोशिका के अंदर यानी कि कोशिका के भीतर में जो अर्धतरल दानेदार पदार्थ होता है, उसको पुरकिंजे ने जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था। तो कहेगा कि प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया था? तो जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे ने किया था 1839 ईस्वी में। 1839 ईस्वी में किया था। अगला पॉइंट है 1846। 1846 ईस्वी में पुरकिंजे के बाद वन मोल ने कोशिका में पाए जाने वाले जीव द्रव्य की खोज की। जो जीव द्रव्य का खोज कब किया गया? तो जीव द्रव्य का खोज 1846 ईस्वी में। जीव द्रव्य का खोज 1846 ईस्वी में वॉन मोल ने किया था। किसने किया? तो वॉन मोल ने 1846 ईस्वी में जीव द्रव्य का खोज किया था। लेकिन जीव द्रव्य के खोज होने से पहले जो पुरकिंजे है वो कोशिका में वो गाढ़ा सी संरचना देखा था कोशिका के अंदर, जिस कारण उन्होंने इसे जीव द्रव्य कहा था। लेकिन प्रूव्ड हुआ यानी कि सही ढंग से 1846 ईस्वी में वॉन मूल ने बताया था। अगला क्वेश्चन है 1855। 1855 ईस्वी में रॉबर्ट रुडोल्फ विर्चो ने यह पता लगाया कि नए कोशिका का निर्माण पहले मौजूद कोशिकाओं के विभाजन के फलस्वरूप होता है। कहने का मतलब है कि जो रुडोल्फ विर्चो है, इन्होंने 1855 ईस्वी में यह पता लगाया कि जितना भी नया कोशिका बनता है वह उसमें पहले से मौजूद पुरानी कोशिका से मिलकर ही बनता है। पुरानी कोशिका के विभाजन होने से ही बनता है। कहने का मतलब जो पुरानी कोशिका होता है वो मर जाता है और नया कोशिका बनता है पुराने कोशिका से ही। 1831 ईस्वी 1861 ईस्वी में मैक्स सुल्ज ने प्रोटोप्लाज्म यानी कि प्रोटोप्लाज्म का एक पिंड बताया। उनका यह मत है कि प्रोटोप्लाज्म थ्योरी कहलाया। यानी कि 1861 ईस्वी में जो मैक्स सुल्ज है उन्होंने जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म का थ्योरी को दिया था। तो प्रोटोप्लाज्म थ्योरी किसने कहा था? तो प्रोटोप्लाज्म थ्योरी को 1861 ईस्वी में मैक्स सुल्ज ने दिया था। और प्रोटोप्लाज्म का नामकरण यानी कि जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे ने किया था। वही जीव द्रव्य का खोज किसने किया था? तो वॉन मोल ने किया था। उसके बाद कहते हैं 1831 ईस्वी। 1831 ईस्वी एमनॉल तथा इरस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया। तो
जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसका खोज 1831 ईस्वी में 1831 ईस्वी में एमनॉल और ईरस्का ने माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था 1831 ईस्वी में। इसके बाद कोशिका के क्षेत्र में काफ़ी तीव्र गति से अनुसंधान होने लगे। कहने का मतलब है कि जो कोशिका है वो पुरानी कोशिका से ही मिलकर बनता है, यानी पुरानी कोशिका का विखंडन होने से ही नई कोशिका का जन्म होता है। यह बात 1861 ईस्वी में मैक्स सुल्ज ने कहा था। ठीक है। उसके बाद जो 1855 ईस्वी है, इसमें रुडोल्फ विर्चो ने जीव कोशिका में निर्मित मौजूद कोशिकाओं के विभाजन के स्वरूप प्रदान किया। यानी कि कोशिका विभाजन होता है, पुरानी कोशिका विभाजन होकर नया कोशिका बनता है। यह 1855 ईस्वी में ही रुडोल्फ विर्चो ने दिया था। जीवद्रव्य का नामकरण पुरकिंजे ने किया था और 1846 ईस्वी में जीवद्रव्य का खोज वॉन मोल ने किया था। आशा करते हैं साथियों आप लोग इतना तक समझे होंगे। तो आगे देखते हैं कोशिका की संरचना। इसमें पहला पॉइंट कहता है कोशिका को मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। कोशिका को मुख्य रूप से कितना भागों में बांटा जाता है? तो दो भागों में बांटा जाता है। पहला है कोशिका झिल्ली यानी कि पौधे में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है और जीवद्रव्य भी होता है। तो पौधे में कोशिका झिल्ली होती है और कोशिका भित्ति होती है और जीवद्रव्य होता है। यानी कि कोशिका में कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति और जीवद्रव्य होता है। जिसमें मुख्य रूप से कोशिका झिल्ली और जीवद्रव्य मुख्य कार्य निभाता है। इसीलिए कोशिका के मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांटा गया है। दूसरा पॉइंट कहता है जीवद्रव्य को पुनः दो हिस्सों में विभाजित किया जाता है। जिसे कोशिका द्रव तथा केंद्रक कहा जाता है। तो जो जीवद्रव्य है उसको दो भागों में बांटा जाता है। उन दो भागों में से पहला भाग को कोशिका द्रव और दूसरा भाग को केंद्रक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो केंद्रक कहा जाता है। अगला पॉइंट कहता है कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म में ढेर सारी रचनाएं पाई जाती है। तो जो कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म है उसमें ढेर सारा का मतलब बहुत सारी रचनाएं पाई जाती है जो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? तो दो प्रकार की होती है। पहला में कहता है जीवद्रव्य की रचनाएं। इसके अंतर्गत जीवित रचनाएं आते हैं। यानी कि जीवद्रव्य रचनाएं यानी ऑर्गेनिज। इसमें जीवित पदार्थ यानी जीवित जीव आते हैं, जीवित रचना आते हैं जिसमें बढ़ने तथा विभाजन करने की क्षमता है। ये रचनाएं हैं। यानी कि जो जीवद्रव्य की रचना है, जीवद्रव्य में उन्हीं जीव को रखा जाता है जो बढ़ सकता है, विभाजित हो सकता है। यानी कि जिसमें बढ़ने की और विभाजन होने की
क्षमता जिस जीव में रहता है उसी को जीव द्रव्य में रखा जाता है। जैसे में कहता है, पहला में है सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम। दूसरा में अंतर्द्रव्य जालिका यानी अंतःपरद्रव्य जालिका, अंतःपरद्रव्य जालिका। दूसरा में है, तीसरा में है राइबोसोम। चौथा में है माइटोकॉन्ड्रिया। पांचवा में है लवक। छठा में है गोल्जी काई जिसको गोल्जी बॉडी भी कहा जाता है। सातवां में है लाइसोसोम। ये सब जीवित रचनाएं हैं। ये सब जीवित रचनाएं हैं क्योंकि इसमें बढ़ने और विभाजन होने दोनों प्रकार की क्षमता पाई जाती है। अगला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट में कहता है मेटाप्लास्ट्स यानी मेटाप्लास्ट्स, मेटाप्लास्ट्स ये निर्जीव रचनाएं हैं। पहला में जीव द्रव्य, दूसरा में मेटाप्लास्ट्स। मेटाप्लास्ट्स में ये निर्जीव रचनाएं हैं जिसमें न तो बढ़ने की क्षमता होती है और न ही विभाजन होने की क्षमता, यानी कि जितना भी जीव है जिसमें न बढ़ने और न विभाजन होने की क्षमता होती है उसे मेटाप्लास्ट्स में रखा जाता है। जैसे में पहला पॉइंट में कहता है मेटाप्लास्ट्स के अंतर्गत रसधानी को रखा जाता है, वसा कण को रखा जाता है, प्रोटीन को रखा जाता है, ग्लाइकोजन को रखा जाता है, पीत को रखा जाता है। ये सब मेटाप्लास्ट्स के अंतर्गत आता है क्योंकि ये सब न विभाजन होता है और न इनकी मात्रा बढ़ती है। ठीक है, आशा करते हैं दोस्तों कि आप लोग ये सब समझ गए होंगे। ये सब थ्योरी है और थ्योरी से ही आप लोग पढ़ेंगे तो हर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और थ्योरी कंप्लीट करने के बाद हम आप लोगों को प्रैक्टिस भी करवाएंगे, तो आप लोग इसे सब्सक्राइब करके कमेंट करें और शेयर भी करें। जय हिंद।